नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप एकदम मस्त होंगे। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड की क्लासेस हम शुरू किए हुए हैं। ठीक है, पिछली 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर हम हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा हमने हिस्ट्री से रिलेटेड जो पिछले साल 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे उनको भी हमने डिस्कशन किया हुआ था। तो अगर आपने नहीं अभी तक देखा है तो देख सकते हैं। ठीक है, बाकी हर दिन यहाँ पर एक नया प्रैक्टिस सेट होता है। टोटल 60 क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं जिसमें से। ठीक है, और किसी भी एग्जाम्स को अगर देखा जाए अच्छे से कवर करने के लिए, अगर उसमें सिलेक्शन लेना है पहली बार में ही, तो पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहले तो आप ये जान लें कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, उससे आपको थोड़ा सा ये अंदाज़ा लग जाता है कि जो है कैसे क्वेश्चंस पे हमें मेहनत करनी है। ठीक है, और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि लगातार प्रैक्टिस हमें जारी रखनी है, क्योंकि बस एक महीना लगभग बचा हुआ है। ठीक है, 1 से 2 महीने, तो ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हमें करना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसी सिलसिले में हम हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी प्रैक्टिस सेट हम आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, तो फटाफट से क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज की श्रृंखला को और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था। तो मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण आपको बताना है कहाँ से मिला था। चौपानी मांडो, सराय नाहर राय, लेखैया, लंगनास, कहाँ से मिला था ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप सभी को करना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस स्थल की बात कर लें तो मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का जो प्रमाण मिला है वो मिला है चौपानी मांडो से। कहाँ से मिला है? चौपानी मांडो से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात कर लें हम, तो ये जो पुरा स्थल है वो इलाहाबाद जिले की जो मेजा तहसील है उसी में बेलन नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, और इस पुरा स्थल को खोजने का श्रेय पूछा जाए तो 1967 में बीडी मिश्रा ने इसकी खोज की थी। 1967 में बीडी मिश्रा ने इसकी खोज की थी, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पुरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले जो रॉबर्ट ब्रूस फूट हैं वो एक क्या थे? क्या थे आपको ये बताना है। भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, पुरा वनस्पति शास्त्री थे, या फिर इतिहासकार थे। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 और इसका आंसर आप सभी को करना है। ठीक है, बताइए। तो अगर बात कर लें मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान जो है वहां से 1863 में भारत के जो प्रथम पुरा पाषाणिक उपकरण है जैसे हैंड एक्स, ठीक है, यानी जो कुल्हाड़ी थी, तो उसकी खोज करने वाले जो रॉबर्ट बुश फुटे हैं वो एक क्या है? ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक हैं। ठीक है, क्या है वो एक ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक हैं। तो यहाँ पर अगर बात कर लें हम तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन ये बन जाता है, क्योंकि जो ब्रिटिश इंसाइक्लोपीडिया है उसमें इन्हें क्या बताया गया है? पुरातत्वविद भी बताया गया है, ठीक है, और भूगर्भ वैज्ञानिक भी बताया गया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए 2 आंसर इनके हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे में इसमें अगर देखें जो आयोग है, आयोग हमेशा भूगर्भ वैज्ञानिक को ही मानता है, तो हम आयोग के हिसाब से चलेंगे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो विकसित अवस्था में अगर देखा जाए तो किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से, या फिर मोहनजोदड़ो से। क्या बनेगा राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 और इसका आंसर आप सभी को करना है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की बात कर ले तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर जो है वो आधुनिक मिली थी, यानी कि विकसित अवस्था में मिली हुई थी। उसी में से अगर देखा जाए तो जो सड़कें थी, ठीक है, तो ये कहाँ की सड़कें? मोहनजोदड़ो की सड़कें। तो जो मोहनजोदड़ो की मुख्य विशेषता यही थी कि उसकी जो सड़कें थी, तो मुख्य सड़क जो थी वो 9.15 मीटर थी। ठीक है, और उसे पुराविदों ने क्या कहा था? राजपथ कहा था कि ये राजपथ है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मकान के अंदर कमरे थे, रसोई थी, स्नान गृह था, कुआं था, शौचालय था, इन सब की अगर देखा जाए तो वहाँ पर व्यवस्था मिली हुई थी। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर हमारा बनेगा मोहनजोदड़ो। क्लियर है? याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था
ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ठीक है, तो इसको याद रखिए। तो हड़प्पा कालीन ताम्ररत्न कहाँ से मिला हुआ है? कुणाल से, राखीगढ़ी से, दैमाबाद से या बनवाली से? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए, क्या बनेगा इसका राइट आंसर? तो कुणाल की बात कर ले तो जो कुणाल है वो कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में है, ठीक है, कहाँ पर है? हरियाणा प्रांत के जो हिसार जिले है में ये पड़ता है कुणाल, ठीक है, तो इसको याद रखिए। और ये सरस्वती नदी के जो किनारे है वो स्थित था, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर चांदी के 2 मुकुट मिले हुए थे। कुणाल से क्या मिला हुआ था? तो यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हुए थे। यहाँ पर पूछा है ताम्ररत्न, तो जो ताम्ररत्न मिला था वो कहाँ से मिला था? वो दैमाबाद से मिला था। कहाँ से मिला था? दैमाबाद से। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर हमारा बनेगा दैमाबाद। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है? तो भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य पूछ रहा है यहाँ पर। तो भगवानपुरा, नेवासा, रंगपुर या फिर रोपड़? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 5 और इसका आंसर आप सभी को करना है, ठीक है। तो भगवानपुरा की बात कर ले यहाँ पर, तो भगवानपुरा कहाँ पर है? ये हरियाणा में है, ठीक है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा रंगपुर और रोपड़ की बात कर लें तो ये जो है, जो रंगपुर है ये गुजरात में आपका पड़ता है और जो रोपड़ है वो पंजाब में पड़ता है, ठीक है। दोनों को याद रखेंगे। और दोनों से अगर देखा जाए तो हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। लेकिन बात कर लेंगे यहाँ पर रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य, तो रेशम का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो नेवासा से मिला है, ठीक है। कहाँ से मिला है? तो ये मिला है नेवासा से। और नेवासा कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। कहाँ पर है नेवासा? तो ये महाराष्ट्र में है, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। तो राजसूय से संबंधित जो अनुष्ठान है उसका वर्णन कहाँ पर दिया गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 6 और इसका आंसर आप सभी को करना है, ठीक है। इसका आंसर आप सभी को करना है। तो इसकी अगर बात कर ले तो ये मिला है यजुर्वेद में, ठीक है। यजुर्वेद में मिला है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने बी किया है उनका आंसर एकदम सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है। तो गो अपहरण के रूप में जो प्रसंग है ऋग्वेद में किसका नाम आता है? तो मलेच्छों का, दासी और दस्युओं का, परियों का या फिर निषादों का? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, ठीक है, दास, दस्युओं एवं परियों का जो शत्रु समुदाय के रूप में उल्लेख वहां पर अगर देखा जाए तो मिलता है। इसमें से जो परी थे वो आर्यों के पशुओं को क्या करते थे? चुरा ले जाते थे। तो परियों को व्यवसायी भी बताया गया है उसमें और पशु चोर भी बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गो अपहरण का जो प्रसंग है वो ऋग्वेद में परियों के रूप में आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक शब्दों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का द्योतक नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित वैदिक शब्दों में कौन सा जो शब्द है वो कृषि उपकरण का द्योतक नहीं है? चरसड़ी, लांगल, वृग या फिर सीर? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए? कौन सा इसमें से कृषि उपकरण नहीं है? राइट आंसर क्या बनेगा बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वैदिक युग में अगर बात कर ले हम तो जो आर्थिक जीवन था उसका जो मुख्य आधार था वो कृषि और पशुपालन ही था, ठीक है। और यजुर्वेद के मंत्रों में अगर देखा जाए तो विभिन्न अन्नों के नाम हैं, जैसे ब्रीहि, यव, धान्य, ये सभी अगर देखा जाए तो वर्णित हैं। और उसका जो यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है उसमें खेती की विभिन्न प्रक्रियाओं का भी वर्णन किया गया है, जैसे कर्षण, कर्षण का मतलब क्या होता है? जुताई, ठीक है। वपन का मतलब होता है बुआई और लुनन का मतलब होता है मड़ाई और चरसड़, ये सभी अगर देखा जाए तो होते हैं। और वेदों में अगर देखा जाए तो किन किन शब्दों का यहाँ पर बताया गया है? एक तो लांगल को बताया गया है, ठीक है, लांगल मिलता है, वृक मिलता है, इसके अलावा हल का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है, हल का भी अगर देखा जाए तो ये सब हल के जैसे ही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यजुर्वेद में हल के लिए शीर शब्द का भी प्रयोग किया गया। किसका? शीर शब्द का भी प्रयोग हल के लिए
किया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो चरसड़ी, चरसड़ी का मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम देखें तो इसका जो है यहाँ पर वर्णन नहीं मिलता है वैदिक शब्दों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कृषि उपकरण नहीं होता है। ठीक है, ये कृषि उपकरण नहीं है, बाकी सारे अगर देखा जाए तो कृषि उपकरण होते हैं। ठीक है, चाहे आप लांगल ले ले, सीर ले ले, वृक ले ले, ये सभी जो है क्या होते हैं, हल के तरीके के ही होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप सभी को करना है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलाना है। एक तरफ जैन तीर्थंकर दे रखे हैं और एक तरफ उनकी पहचान दे रखी है। ठीक है, कि उनकी पहचान क्या होती है। शांतिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर जी। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। तो हम सभी को पता है कि जैन धर्म में कुल कितने 24 तीर्थंकर हुए हैं और सभी का कोई ना कोई चिन्ह है। ठीक है, तो इनमें से प्रमुख चिन्ह जो इसमें दिए गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे शांतिनाथ, तो शांतिनाथ का चिन्ह क्या है, तो शांतिनाथ का चिन्ह है मृग। क्या है इनका चिन्ह, तो इनका चिन्ह है मृग। इसके अलावा मल्लीनाथ का बात कर ले तो मल्लीनाथ का जो चिन्ह है वो क्या है, जल कलश है। ठीक है, क्या है, जल कलश है। ठीक है, पार्श्वनाथ की अगर बात कर ले तो पार्श्वनाथ का सर्प होता है। ठीक है, क्या होता है, सर्प होता है। इसके अलावा महावीर की बात कर ले तो महावीर का क्या होता है, सिंह होता है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, 1432। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1432 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि आलार कलाम कौन थे। ठीक है, क्या बताना है, आलार कलाम कौन थे, ये आपको बताना है। बुद्ध के शिष्य थे, महत्वपूर्ण बौद्ध संत थे, बुद्ध के अध्यापक थे ये, या शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म की आलोचना की, कौन थे ये बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध की बात कर लें तो महात्मा बुद्ध जी ज्ञान की खोज में क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते थे। और भ्रमण करने के दौरान ही अगर देखा जाए तो वैशाली के समीप में आलार कलाम नामक एक सन्यासी जो है, सन्यासी के आश्रम में इन्होंने तपस्या भी की थी। ठीक है, और वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे और अपनी जो साधना शक्ति है उसके लिए विख्यात थे। लेकिन फिर क्या हुआ था कि वहाँ उन्हें शांति मिली नहीं थी। ठीक है, और वहाँ से वो क्या हुए, रुद्रक रामपुत्र नामक जो है एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुंच गए थे, जो कि राजगृह के समीप आश्रम में निवास करते थे। तो यहाँ पर कौन था ये, तो ये बुद्ध के अध्यापक थे पहले। ठीक है, बुद्ध के जहाँ पर जो बुद्ध जी हैं सबसे पहले गए थे। ठीक है, तो यही थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये कौन थे, ये बुद्ध के अध्यापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी। तो तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता आपको बताना है किसने किया था, अश्वघोष ने, महाकश्यप, मोगलिपुत्तिस और वसुमित्र। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएं। तो तृतीय बौद्ध संगति की अगर बात कर लें तो ये कब हुई थी, तो ये 251 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 251 ईस्वी में हुई थी। और इसकी बात कर ले ये कहाँ पर हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में हुई थी। इसको भी याद रखेंगे, कभी कभी स्थान भी पूछता है, हालांकि आप लोगों को याद होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, और इसकी अगर बात कर ले अध्यक्षता की तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था, मोगलिपुत्र तिष्य ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, शासनकाल कभी कभी पूछता है, तो किसके शासनकाल में हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 12, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। क्वेश्चन है, महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था। ठीक है, महावंश के अनुसार जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी उसके पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था, मध्यम, रक्षित, धर्मरक्षित या फिर महादेव। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 और इसका आंसर आप सभी को करना है। ठीक है, तो बहुत सारे धर्म प्रचारक भी हुए थे बौद्ध धर्म में। ठीक है, जिनको भेजा गया था अलग अलग देशों में। उसी में से यहाँ पर अगर देखा जाए तो बात किया जा रहा है, तो जो तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में गए थे वो कौन गए थे, तो वो गए थे मध्यम। ठीक है, कौन गया था, तो मध्यम गए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, ए इसका करेक्ट आंसर करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन है,
गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में संबंधित था? तो गौतम बुद्ध के समय जो प्रसिद्ध वैद्य थे जीवक, वो किसके दरबार से संबंधित थे, ये आपको बताना है। बिंबिसार के, चंद्रप्रद्योत के, प्रसेनजित या फिर उदयन? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएं। काफी चर्चित क्वेश्चन है, आप सभी को आता होगा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के समय का जो प्रसिद्ध वैद्य जीवक है वो बिंबिसार के दरबार से था। ठीक है, किसके दरबार से? तो बिंबिसार के दरबार से था। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये हर्यक वंश से संबंधित था, इसको भी याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि जो बिंबिसार है वो किस वंश से संबंधित है, तो हर्यक वंश से ये संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विशिष्टाद्वैत से संबंधित था? कौन विशिष्टाद्वैत से संबंधित था? शंकर, माधव, चैतन्य, रामानुज? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 और 14 का राइट आंसर आप सभी को करना है। ठीक है, तो भारतीय दार्शनिकों में अगर देखा जाए तो शंकर के बाद रामानुज का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिन्होंने अपने विचारों को क्या किया, अद्वैतवाद का जो वैयक्तिक भक्तिवाद है उसके साथ में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा रामानुज। ठीक है, विशिष्टाद्वैत से कौन संबंधित था, तो ये संबंधित थे रामानुज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या करेंगे, डी इसका सही जवाब कर देंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 15। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, निम्नलिखित पर कह रहा है कि विचार कीजिए, करिए विचार। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अभिलेखों में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख है? तो कौन से अभिलेखों में यहाँ पर बताया गया कि अकाल से निपटने का उल्लेख है? सहबाजगढ़ी अभिलेख, मास्की अभिलेख, सोगौरा ताम्रपत्र या फिर महास्थान अभिलेख? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। तो सोहगौरा जो ताम्रपत्र है गोरखपुर, ठीक है, और जो महास्थान है वो बांग्लादेश के बोगरा जिले में स्थित है। ठीक है, इस अभिलेख से अगर देखा जाए तो अकाल से निपटने के उपाय मिलते हैं। ठीक है, यानी कि अन्न भंडार रखने का उल्लेख मिला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो सहबाजगढ़ी जो है वहाँ अगर देखा जाए जो कि पेशावर जिले में पड़ता है, उस अभिलेख में क्या किया गया है, पशु बल की निंदा की गई है। ठीक है, और जो मास्की अभिलेख है हमारा, ठीक है, मास्की अभिलेख से क्या मिलता है, तो मास्की अभिलेख से अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि उनका नाम क्या था, अशोक था। तो यहाँ पर हमें पूछा है अकाल से निपटने के लिए, तो अकाल से कौन कौन से यहाँ पर हो जाएगा, एक तो सौगरा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, महास्थान हो जाएगा, यानी 3 और 4 हो जाएगा। तो 3 और 4 किस में, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है, उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में, बिल्कुल उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है हमें, उसकी प्रशासनिक नीति कैसी थी उसके बारे में, और उसके धार्मिक विचार कैसे थे इसके बारे में भी। ठीक है, तो 40 से अधिक जो है अभिलेख यहाँ पर अगर देखा जाए तो खुदवाए थे जो है अशोक ने। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारे अगर देखा जाए तो इन जो खुदवाए गए, वैसे तो सारे महत्वपूर्ण हैं लेकिन संख्या अगर देखा जाए शिलालेखों की तो 14 है। ठीक है, और माना यह जाता है कि 40 से भी ज़्यादा जो है खुदवाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था? ठीक है, तो जब बिंदुसार के शासनकाल में विद्रोह हुआ था तक्षशिला वाला, तो अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था? तक्षशिला का, ताम्रलिप्त का, कौशल का या फिर अवंती का? क्या बनेगा राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17। तो जो साहित्यिक साक्ष्य हैं उनसे हमें मिलता है कि बिंदुसार के समय जो तक्षशिला के निवासियों ने वहाँ के जो अत्याचारी अमात्य थे उनके विरुद्ध जो है क्या किया था, विद्रोह किया था, और इसी को दबाने के लिए जो तत्कालीन अवंती थे यानी कि उज्जैनी का जो राज्यपाल, ठीक है, अशोक, वो तक्षशिला गया हुआ था। कहाँ गया हुआ था? तक्षशिला गया हुआ था, लेकिन वो राज्यपाल कहाँ का था? तो वो राज्यपाल था अवंती का। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि चोल राजाओं में किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की? ठीक है, सीलोन पर विजय किसने प्राप्त की थी ये आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप सभी को करना है।
ठीक है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 18। तो इसकी अगर बात कर लें तो सीलोन पे किसने किया था, तो ये किया था जो राजेंद्र हैं उन्होंने, ठीक है, राजेंद्र प्रथम ने 1017 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन से पत्तन दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन से जो पत्तन हैं वो दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या बनेगा, बताइए। राइट आंसर क्या बनेगा, कौन से दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं। तो अगर बात कर लें या इसमें से कावेरी पट्टनम की, ठीक है, उसके अलावा कोरकै की, तो ये कहाँ पर पड़ते हैं, तो ये दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर पड़ते हैं। कहाँ पर पड़ते हैं, तो ये दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर पड़ते हैं। इसके अलावा बात कर लें मुसिरी की, ठीक है, और तोंडी की, तो ये कहाँ पर पड़ते हैं, तो ये पड़ते हैं भारत के दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर, ठीक है। तो पश्चिमी तट पर ही पूछा गया है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3 और 4 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट आंसर हमारा सी बन जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 और इसका आंसर आप सभी को करना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक की उपाधि पंडित चोल थी, ठीक है। तो पंडित चोल की उपाधि यहाँ पर किस चोल शासक को मिली हुई थी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप सभी को करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप सभी को करना है। तो राजेंद्र चोल की बात कर लें यहाँ पर, तो राजेंद्र चोल जो है वो प्रथम चोल शासक जो राज प्रथम है उसका पुत्र था, ठीक है। और इसने 1015 से लगभग 1044 ईस्वी तक शासन किया था। और इसकी जो उपाधि थी वो कौन सी थी, तो गंगे कोण चोल थी, वीर राजेंद्र, कडार कोण, मुडिगो चोल, पंडित चोल, ये सभी अगर देखा जाए तो इनकी उपाधि मिलती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वी.ए. स्मिथ जो हुए हैं उन्होंने इनको दक्षिण का नेपोलियन भी कहा है, ठीक है। किसको, राजेंद्र प्रथम को या राजेंद्र चोल को, ठीक है, क्या कहा है, दक्षिण का नेपोलियन भी कहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासन रूढ़ हुआ था। तो कौन सा गुप्त राजा है जो गुप्त संवत के 56वें वर्ष में सिंहासन रूढ़ हुआ था। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम या फिर स्कंदगुप्त। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करना है आप सभी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो गुप्त शासक जो चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है, उसका अगर देखा जाए शासन 319 से 20 ईस्वी में, ठीक है, एक संवत जो है चलाया था उसने, जिसको क्या कहते थे, गुप्त संवत कहते थे, ठीक है। और इसी संवत का प्रयोग उनके जो वंशज थे उन्होंने भी किया था। लेकिन यहाँ प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए तो बात 56वें वर्ष की हो रही, तो 319 में 56 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 375 ईस्वी। कितना आ जाएगा, 375 ईस्वी, यानी कि 375 ईस्वी की बात कर रहा है। तो 375 ईस्वी का जो शासन काल था वो उस टाइम पे किसका था, चंद्रगुप्त द्वितीय का, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था कौन था। तो महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो इसके राइट आंसर की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, उत्तबी, ठीक है। जो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था कौन था, उत्तबी था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो फिरदौसी था, अलबरूनी, ठीक है, ये सभी अगर देखा जाए तो गजनवी के दरबार में थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था। तो मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों का पतन हुआ, उसका मेन रीजन क्या था ये आपको बताने हैं। जाति व्यवस्था में दोष थे, धार्मिक संघर्ष, राजनीतिक एकता का अभाव था उनमें, या फिर सेना की दुर्बलता थी। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे, ठीक है। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप सभी लोग करेंगे। तो उसमें सबसे जो बड़ी चूक थी उनमें क्या था, जो सबसे ज़्यादा जो है देखी जाती थी,
वो राजनीतिक एकता का अभाव था, ठीक है। वो आपसी फूट उनमें रहती थी, एकता थी ही नहीं, ठीक है। इसीलिए क्या होता था कि जो प्रत्येक राजा था उसको अकेले ही युद्ध करना पड़ता था, यानी कि ऐसा लग रहा था कि मानो वो केवल अपने राज्य के लिए लड़ रहा है, संपूर्ण देश के लिए नहीं लड़ रहा है। इसी वजह से क्या हुआ था, हिंदू शासकों का पतन होता गया। अगर ये लोग एक साथ लड़ते तो ना होता ऐसा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चार खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे। तो इनमें से कौन सा चार खान हैं, ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी के थे, सबसे विश्वसनीय माने जाते थे, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो कौन कौन था, तो एक अल्प खां थे, ठीक है। कौन था, अल्प खां, उलूग खां थे, नुसरत खां, जफर खां। इन चारों का नाम अगर देखा जाए तो सबसे विश्वसनीय खानों में से गिना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी। तो गुलरुखी उपनाम से किसने अपनी कविताओं की रचना की थी, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी या फिर सिकंदर लोदी। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप सभी लोग करेंगे, ठीक है। तो इसकी बात कर ले तो लोदी वंश का एक महानतम शासक जिसको सिकंदर लोदी कहते हैं, ठीक है। तो सिकंदर लोदी जो था वो 17 जुलाई 1489 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। और इसी ने अगर देखा जाए तो नाप का एक पैमाना बनाया था, गजे सिकंदरी, ठीक है। गजे सिकंदरी भी अगर देखा जाए तो इसी ने बनाया था। तो सिकंदर लोदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुलरुखी उपनाम से ये कविताएं लिखता था, ठीक है। यानी कि जो ये कविताएं लिखने का काफ़ी शौकीन था, इसके अलावा सहनाई सुनने का भी काफ़ी शौक रखता था ये, ठीक है। दोनों याद रखिए, कभी कभी हो सकता है सहनाई का पूछ ले, तो ये भी सिकंदर लोदी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है। तो आदर्श मुसलमान शासक के कौन से गुण होते हैं, ऐसा किस पुस्तक में वर्णित है। ताज उल मासिर, तबकात नासिरी, फतवा जहादारी, खजाइन उल फुतहू। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 और इसका सही जवाब बताना है आप सभी को, ठीक है। तो जियाउद्दीन बर्नी की एक कृति है, कौन सी, फतवा जहादारी, ठीक है। उसमें अगर देखा जाए तो राजनीतिक जो विचारधारा है सल्तनत काल की, उसकी सही तस्वीर प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। और इसमें जो आदर्श मुसलमान के गुण हैं उसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, फतवा जहादारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत प्राप्त होता है। किस स्रोत से हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत प्राप्त होता है। खजाइनुल फुतहू, तारीख फिरोज शाही, इंसाए मेहरू, चचनामा। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। तो सिंध का जो विस्तृत वृत्तांत है वो हमें मिलता है चचनामा से, ठीक है। फारसी भाषा में ये लिखा गया है और कब लिखा गया है, 1216 में, ठीक है। 1216 में फारसी भाषा में लिखा गया है, कौन, चचनामा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चचनामा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है, बताइए। तो जो दक्षिणी में जो है बहमनी राज्य था, तो उसका आपको बताना है राजवंश का जो आरंभ है वो कब हुआ था। तो इसकी राइट आंसर की बात कर ले तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1347 में। कब हुआ था, 1347 में हुआ था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन क्या था। तो विजयनगर साम्राज्य का जो प्रशासनिक विभाजन था वो सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन पूछा है, तो क्या था, राज्य, मंडलम, कोट्टम या फिर नाडु। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आप सभी को करना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विजयनगर चूंकि काफ़ी विशाल साम्राज्य था तो इसलिए प्रशासन के लिए अनेक उसको प्रांतों में विभाजित किया गया था, ठीक है। और ये जो प्रांत राज्य या फिर मंडल कहे जाते थे,
तो यहाँ पर अगर बात कर ले तो जो सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाजन था वो कौन सा था, तो ये मंडल हुआ करते थे, यानी कि मंडलम हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भक्ति संतों का सही तैथिक यानी कि कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। ठीक है, कौन सा सही कालानुक्रम होता है। तो सबसे पहले अगर इनमें से देखा जाए तो कौन आएंगे, तो कबीरदास आएंगे। ठीक है, कौन आएगा, कबीरदास आएंगे। क्लियर है, तो कबीरदास हो गए। उसके बाद कौन आएगा, गुरु नानक जी आएंगे। उसके बाद चैतन्य आएंगे, फिर मीराबाई। यानी कि पहला ही अगर देखा जाए तो पहला ही एकदम सटीक बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा गया है। ठीक है, कलंदर किसको कहा जाता था, किसे उपाधि कलंदर की मिली हुई थी, बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पर जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था कौन, बाबर। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है कलंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, चलें अगले क्वेश्चन पे। और इनको अगर पूछा जाता है कि कभी कभी कलंदर क्यों कहा जाता है या किसने कलंदर की उपाधि दी थी, तो जब काबुल वासियों ने दी थी इनको, जो सिक्का एक एक करके दान में दिए थे जो पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद बाबर, तो इसीलिए जो काबुल वासी थे इनको इसी उदारता की वजह से कलंदर की उपाधि दिए थे इनको। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे सीधे रैयत, यानी सीधे रैयत का मतलब क्या होता है, किसान होता है, से माल गुजारी वसूल करने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी। शेरशाह ने, अकबर ने, शिवाजी ने या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप सभी को बताना है। और ऐसा माना जाता है कि उन्हीं की जो नकल है वो बाद में क्या किया था, अंग्रेजों ने किया था। ठीक है, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था होती थी। ठीक है, तो ये किसकी नकल थी, तो ये शेरशाह ने शुरू किया था रैयत किसान से सीधा मालगुजारी वसूल करने का, और उसी की नकल अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और घटनाओं का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। प्रांतों का गठन, घोड़ों का दागना, मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन, जजिया की समाप्ति। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, अदर एग्जाम्स में भी काफ़ी पूछा गया है, एसएससी वगैरह में। ठीक है, और जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन सभी का। तो जो मुगल बादशाह अकबर थे उन्होंने जो जजिया कर की समाप्ति है, तो जजिया कर की समाप्ति कब किया था, 1564 में किया था। कब किया था, 1564 में किया था। इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो जो मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन है वो कब हुआ, तो ये हुआ था आपका 1593 में। ठीक है, कब हुआ, ये 1593 में हुआ। इसके अलावा अगर बात कर ले घोड़ा दागने की जो प्रथा थी वो कब शुरू हुई थी, तो 1574 में शुरू हुई थी। कब हुई थी, 1574 में। और प्रांतों के गठन की जब बात आएगी तो प्रांतों का जो गठन हुआ था वो 1580 में हुआ था। 12 सूबों में अगर देखा जाए तो प्रांतों को बांटा गया था। तो ये हो जाएगा 1580। तो अब सारे ईयर आपके सामने हैं, अब आप इनको क्रमबद्ध तरीके से कर सकते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा इस तरह, 4 2 1 3, क्या हो जाएगा 4 2 1 3, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34। सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है सेशन को तैयार करने में। निम्न में से किसने 1579 के महजर को तैयार किया था। ठीक है, तो 1579 के महजर को किसने तैयार किया था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आप सभी को करना है। ठीक है, शेख मुबारक ने, अब्दुल नबी ने, अब्दुल फजल ने या फिर फैजी ने। क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताएंगे। तो इसके राइट आंसर की बात कर लें तो महजर का जो प्रारूप है अकबर के जो राजकीय कवि फैजी के पिता भी थे, कौन, शेख मुबारक। ठीक है, कौन, शेख मुबारक, उन्होंने तैयार किया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये फैजी के पिता थे। ठीक है, ये भी याद रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है कि अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने
अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की थी? बताइए, किसने अकबर को जो है इस्लाम का दुश्मन बताया था, ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो जो बदायूनी था, ठीक है, तो जो बदायूनी था वो अकबर की उदार धार्मिक नीतियों का कट्टर विरोधी था, ठीक है, और उसी ने ही देखा जाए तो अकबर के इस्लाम विरोधी कार्यों की एक सूची तैयार की थी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। क्वेश्चन है, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में मासिक मान, ठीक है, मासिक मान यानी कि मंथ रेशियो किसके काल में प्रारंभ हुआ था? ये आपको बताना है। अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां की, या फिर औरंगजेब के? क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आपसे भी करना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो मनसबदारों की जो अनुमानित आय और वास्तविक आय थी उसके बढ़ते अंतर को दुरुस्त करने के लिए जो शाहजहां हैं उन्होंने जागीरों की वास्तविक वसूली के आधार पर जो मासिक जागीर है उसकी व्यवस्था की थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शाहजहां इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो जो मुस्लिम शासक हुए हैं उनके कालक्रम अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर, बहादुर शाह। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा बताइए। तो बात कर लें यहाँ पर जो मोहम्मद शाह थे, ठीक है, मोहम्मद शाह थे, इनकी अगर समय की बात कर लेंगे तो ये 1719 से 1748 तक रहे हैं। कब तक रहे? 1719 से लेकर 1748 तक ये रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो मोहम्मद शाह बहादुर शाह के पुत्र जमान शाह अगर देखा जाए तो उनकी अगर बात कर लें, ये मोहम्मद शाह जो थे वो बहादुर शाह के पुत्र थे, ठीक है। जो और इनकी बात अगर कर ले तो इनको मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जानते हैं, हम सभी को पता है। इसके अलावा अगर बात कर ले बहादुर शाह की, तो बहादुर शाह का जो कार्यकाल है वो कब तक का था? तो 1838 से 1858 का था इनका। कब का था? 1838 से लेकर 1858 का था। इसके अलावा अगर बात कर ले जो 1857 के विद्रोह के बाद ये रंगून भेज दिए गए थे, क्लियर है। इसके अलावा जो आलमगीर द्वितीय हैं उनका कार्यकाल 1754 से अगर देखा जाए तो 1754 से 50 तक था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात कर ले और जहांगीर की बात कर ले तो जहांगीर का जो शासनकाल था वो 1605 से लेकर 1627 तक था, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए तो इनके ईयर हो जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन सा सही हो जाएगा? 3, 2, 1, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3, 2, 1, 4 आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर है। इनके भी ईयर को नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। 1605 से लेकर ये 1627 तक था, ठीक है। और अहमद शाह अब्दाली की बात कर लें तो 1754 से लेकर यहाँ पर आपका 50 तक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 38 निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीरी चित्रकार था? कौन एक जहांगीरी चित्रकार था वो आपको बताना है। अबुल हसन, अब्दुस्समद, दसवंत, मीर सैयद अली। यानी कि जहांगीरी चित्रकार का मतलब जहांगीर के अधीन जो चित्रकार था, ठीक है। तो जहांगीर के अधीन बहुत सारे चित्रकार काम करते थे, ठीक है। उनमें से अगर कुछ के नाम की बात कर लें तो फारूक बेग, दौलत बेग, मनोहर, विशन दास, मंसूर और अबुल हसन, ये बहुत सारे चित्रकार थे इसमें, ठीक है। इसमें से अलग अलग सभी की जो है कला थी। तो यहाँ पर जो पूछा है कौन सा एक जहांगीरी चित्रकार था, तो कौन सा इसमें से है? तो वो है अबुल हसन, ठीक है। कौन हो जाएगा? अबुल हसन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है। दिल्ली में खैरुल मानाजिल नामक मदरसे का निर्माण कराया था। तो दिल्ली में खैरुल मानाजिल नामक जो मदरसा है उसका निर्माण किसने कराया था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आप सभी को करना है यहाँ पर, ठीक है। इस्लाम की जो धार्मिक शिक्षा थी उसको मानकर यहाँ पर अगर देखा जाए तो बनवाया गया था। तो ये किसने बनवाया था आपको बताना है। तो ये बनवाया था माहम अनंगा ने, ठीक है। किसने बनाया था? माहम अनंगा ने
ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चले अगले क्वेश्चन पे। और ये कहाँ पर है? दिल्ली में है, ठीक है। और माहम अनगा कौन थी? तो ये अकबर की उपमाता बताई जाती हैं, ठीक है। अकबर की उपमाता ये बताई जाती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कानून ए हुमायूनी। तो कानून ए हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। गुलबदन बेगम के द्वारा, याहिया के द्वारा, खानमीर के द्वारा, निजामुद्दीन के द्वारा। किसके द्वारा, ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 40। तो इसकी बात कर लें तो ये किसके द्वारा, तो यहाँ पर जो हुमायूं था, ठीक है, तो हुमायूं एक विद्या प्रेमी जो है व्यक्ति माना जाता है। और इस्लामी धर्म के सिवा उसको अगर देखा जाए तो तुर्की, फारसी, साहित्य, दर्शन, ज्योतिष और गणित का भी काफ़ी अच्छा ज्ञान था। और इसी के दरबार में अगर देखा जाए तो इतिहासकार थे कौन? खानमीर और बयाजिद। कौन थे? खानमीर और बयाजिद, जिसमें से जो खानमीर हैं उन्होंने ही हुमायूं कालीन इतिहास का संकलन किया था। किस नाम से किया था? कानून हुमायूनी। तो ये कौन थे? तो ये थे खानमीर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे, सारे ऑप्शन आपको अच्छे से दिख जाएं। चलिए बताइए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ किले का नाम दे रखा है, दूसरी तरफ उसका स्थान दे रखा है। कौन सा किला कहाँ पर है ये आपको बताना है। फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट लुई। बताइए क्या बनेगा इसका राइट आंसर। तो फोर्ट सेंट डेविड की अगर बात कर लें तो ये कडलोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये कडलोर में आपको मिलेगा। और फोर्ट विलियम के बारे में तो आप काफ़ी परिचित हैं, ये बंगाल में मिलेगा, ठीक है, कोलकाता। तो और फोर्ट सेंट जॉर्ज की बात कर लें तो ये मद्रास में मिलेगा आपको। और फोर्ट लुई की बात कर ले तो पौंडीचेरी में मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हमारा बन रहा है बताइए। ऑप्शन क्या बनना है? 2 3 4 1। क्या बनना है? 2 3 4 1, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 42। तो ये क्वेश्चन कल भी आया था, ठीक है, और आज एक बार फिर से आया है। तो अब की बार इसको तुरंत फटाफट से मिला लेना है, ठीक है। और कल शायद आया था कि कौन सा इसमें से गलत है, और आज इसमें से आपको मैच करना है। तो अगर अच्छे से पढ़ा होगा आपने तो फटाफट से हो जाएगा। तो 1775 में क्या हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, ठीक है। 1780 में क्या हुआ? दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, सॉरी दूसरा जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो इसको दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध से मिला लेंगे। 1824 की बात कर लें तो प्रथम आंग्ल जो बर्मा युद्ध था वो हुआ था। एक मिनट, इसको फिर से कर लेंगे, थोड़ा सा गलत हो गया है मैच करने में। तो 1775 में क्या हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, और इसका ऑप्शन कौन सा है? तीसरा है। और 1780 में क्या हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो इसको द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से मिला लेंगे। और 1824 में क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल जो बर्मा युद्ध है वो हुआ था। 1838 में क्या हुआ? प्रथम जो आंग्ल अफगान युद्ध था वो हुआ था। तो इस तरह अगर देखा जाए तो ऑप्शंस को हम मिलाएंगे। अब आंसर आप बनाइए, क्या इसका आंसर बनेगा। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन है सालबाई की संधि से किसकी समाप्ति हुई? तो जो सालबाई की संधि थी इससे किसकी समाप्ति हुई बताना है आपको। सालबाई की संधि अगर देखा है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर बात कर लें तो ये प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध है इसकी समाप्ति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44 कह रहा है इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो पहली निर्णायक जो सैन्य सफलता थी वो कौन सी थी बताइए। तो प्लासी का जो युद्ध था भारत के, अगर देखा है तो महत्वपूर्ण युद्धों में उनकी गिनती होती है, ठीक है। और प्लासी के युद्ध जो है अंग्रेजी सेना ने क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा था, ठीक है। इसके अलावा अगर बात कर ले जो बक्सर का युद्ध था उसको यहाँ पर अगर देखा जाए तो निर्णायक सैन्य सफलता के रूप में माना जाता है। तो यहाँ आंसर हमारा क्या बनेगा? प्लासी का युद्ध मत लगाइएगा, क्या हो जाएगा? बक्सर का युद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और 1764 में आपका
जो है बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, दोनों में अक्सर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया था? आसान क्वेश्चन है, फटाफट से कर देंगे। स्थायी बंदोबस्त, तो स्थायी बंदोबस्त की बात कर लें तो 1789 ईस्वी में ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है। सॉरी, 1793 ईस्वी को। क्लियर है? कब हुआ था? 1793 को ये हुआ था स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ। और किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल पूछा हुआ है, तो कौन था उस समय, ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आप सभी को करना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 1857 का जो विद्रोह है उसकी शुरुआत की बात कर लें तो मेरठ छावनी से हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 10 मई से हुई थी। कब हुई थी? 10 मई से इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर बात कर लें उस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये आपको बताना है। मुंडा कह रहा है कि नायक इसके मुंडा विद्रोह के बिरसा जी थे, संथाल के कान्हू, अहोम के गोमधर कुंवर, नायक के ताना भगत। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। काफ़ी बार क्वेश्चन ये अगर देखा जाए तो पूछा गया है और आप सभी को पता भी होगा। तो मुंडा की बात कर ले, एकदम सही दिया है, ये बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा जो संथाल विद्रोह था वो कान्हू भगत, ठीक है। और बात कर ले अहोम की, तो अहोम जो इसके नेता थे गोमधर कुंवर थे। कौन थे? गोमधर कुंवर थे। नायक की यहाँ पर बात कर लें तो नायक जो विद्रोह था वो इसका जो नेतृत्व किसने किया था बताएंगे। तो ये यहाँ पर दिया है ताना भगत। तो ताना भगत ने अगर देखा जाए तो इसका जो है नहीं था, बल्कि यहाँ पर जो चौकीदार कर था उसका यहाँ पर ताना भगत के द्वारा हुआ था। तो गलत कौन सा दिया है? गलत है हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसीलिए आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48। क्वेश्चन है आपका, सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? तो जो सामाजिक धार्मिक संगठन है तत्वबोधिनी सभा, उसको प्रारंभ किसने किया था ये आपको बताना है। देवेंद्र नाथ टैगोर ने, राम मोहन राय ने, राधाकांत देव ने, या फिर द्वारकानाथ टैगोर ने? किसने किया था ये आपको बताएंगे। तो इसकी बात कर लें तो इसे किया था राजा राम मोहन राय ने। सॉरी, जो राजा राम मोहन राय ने नहीं बल्कि उनका ब्रह्म समाज था। यहाँ पर तत्वबोधिनी सभा की बात कर रहा है तो देवेंद्र नाथ टैगोर यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएगा? देवेंद्र नाथ टैगोर जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है। कह रहा है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? बताइए किसने किया था ये? बी आर अम्बेडकर जी ने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था, सी आर दास जी ने किया था, या जगजीवन राम जी ने किया था? किसने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसकी स्थापना की बात कर लें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1932 में हुई थी, क्वेश्चन में ही दिया है। और इसकी जो स्थापना किया था वो किया था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट पूछा गया, तो इसका उत्तर पहले से ही आउट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर दिया ही इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयब जी। हालांकि इसको सभी लोग जानते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि कूट आपको यहाँ पर सही से पता चल पाए। चलिए बताइए, एक तरफ संघ दे रखे हैं और एक तरफ उनके संस्थापक दे रखे हैं, उनसे आपको मैच कराना है। जैसे रिवोल्ट ग्रुप, ठीक है। क्या है? रिवोल्ट ग्रुप।
तो रिवोल्ट ग्रुप आपको बताना है किसका है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और पंजाब नौजवान भारत सभा, ये आपको बताना है किस किस का है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात कर ले रिवोल्ट ग्रुप जो है ये सूर्यसेन का है। ठीक है, सूर्यसेन का है तो इसको सूर्यसेन जी से मिला लेंगे। और बात कर ले यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल जी का है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट जब रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात आएगी तो ये चंद्रशेखर आज़ाद जी आएंगे इसमें। ठीक है, थोड़ा इससे नाम में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो HRA और HSRA ध्यान रखिएगा। और पंजाब नौजवान भारत सभा की बात कर लें तो ये कौन हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएंगे भगत सिंह। ठीक है, कौन हो जाएगा, भगत सिंह द्वारा पंजाब नौजवान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसको मिला लेंगे भगत सिंह से, तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52। ठीक है, 52 कह रहा है कि भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था। तो भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य किसने मांगा था। ठीक है, तो यहीं से अगर देखा जाए तो परेशानियां शुरू हुई थी। ठीक है, एक स्वदेश यानी कि जो पाकिस्तान है उसकी मांग की थी। तो पाकिस्तान की मांग करने वाले सबसे पहले एक व्यक्ति कौन थे, तो ये थे मोहम्मद इकबाल। ठीक है, सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्होंने ही मांग की थी, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखा है। ठीक है, और इन्होंने ही अगर देखा है पाकिस्तान की मांग की थी। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था। तो चंपारण संघर्ष में किसने इसमें यहाँ पे महात्मा गांधी जी का साथ दिया था, ये आपको बताना है। वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, या फिर बाकी के दो ऑप्शंस। ठीक है, बताइए क्या बनेगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 और इसका आंसर आप सभी को करना है। तो चंपारण संघर्ष की बात कर लेंगे तो चंपारण जो संघर्ष है वो अप्रैल 1917 में जो राजकुमार शुक्ल जी हैं उनके निमंत्रण पर जो बिहार के नील कृषक थे उनके लिए किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात कर लें कौन इसमें से महात्मा गांधी जी का साथ दिया था, तो वो साथ दिया था राजेंद्र प्रसाद जी ने और अनुग्रह नारायण सिन्हा जी ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन ने गांधी जी के अनुयायी बनने की प्रेरणा दी थी। ठीक है, तो कौन सा आंदोलन था जिसके द्वारा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे गांधी जी के अनुयायी बन गए थे। ठीक है, क्या हो जाएगा, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण, नमक, या फिर खादी। तो जो गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह था, ठीक है, जो 1918 में गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह था उसी के द्वारा अगर देखा जाए तो काफ़ी प्रभावित हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, तो वहीं से ये अनुयायी बन जाते। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन है, भारत में मजदूर आंदोलन को जन्म देने का श्रेय मुख्यतः किसको जाता है। तो भारत में मजदूर आंदोलन का जो जन्म देने का श्रेय है किसको जाता है, असामान्य आर्थिक दशा, रूस में हुई क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो किए गए प्रयास थे, या फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उससे जो जागृति हुई उससे। ठीक है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 55 का। मेन रीजन उसमें क्या था, मेन रीजन जो था वो थी रूसी क्रांति। ठीक है, जो रूस में क्रांति हुई थी कब हुई थी, अक्टूबर 1917 में। ठीक है, अक्टूबर 1917 में वहां पर अगर देखा जाए क्रांति हुई थी, उसके प्रभाव से ही मजदूर आंदोलन का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है। ठीक है, बताइएगा। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में समाज के समाजवादी जो ढांचा है उसको कांग्रेस द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्धा सत्र था, भुवनेश्वर सत्र था, नागपुर सत्र था, या अवाडी सत्र था। क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आप सभी को करना है। ठीक है, इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो इसके राइट आंसर की बात कर ले तो ये अवाडी सत्र था। कौन सा था, अवाडी सत्र था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह 1946 में भाग लेने वालों की मांग नहीं थी? तो क्या मांग नहीं थी बताएंगे। भारतीय और गोरे नाविकों दोनों के लिए समान वेतन, आईएनए तथा जो अन्य राजनीतिक कैदी थे उनकी रिहाई, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी या फिर नौसेना का भारतीयकरण। क्या इनकी मांग नहीं थी वो आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 57 इसका आंसर आप लोग करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें अगर बात कर लिया जाए तो जो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह था उसमें जो विद्रोहियों की मांग में अगर देखा जाए तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी है वो शामिल नहीं थी, ठीक है। उनको इससे कोई मतलब नहीं था कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया जाए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? चले, तो इसमें क्या था, तो जो आज़ाद हिंद फौज थी और उसके जो अन्य राजनीतिक कैदी थे उनकी रिहाई मांगी गई थी, और इंडोनेशिया से सैनिक वापस बुलाए जाने की मांग सम्मिलित थी इसमें, ठीक है, और समान वेतन और बेहतर खाना, ठीक है, ये सभी अगर देखा जाए तो इसमें शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 58 आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया था? ठीक है, किसके द्वारा सृजित किया? द काउंसिल एक्ट 1861 या फिर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1888, मार्ले मिंटो सुधार या फिर मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। बताइए किसके द्वारा जो है भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया था? ठीक है, तो ये कौन सा था बताएंगे। तो इसकी बात कर ले तो ये था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो निर्माण है जो 1857 का विद्रोह है उसी के बाद किया था गया था, ठीक है, जिसे सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 और इसका आंसर आप सभी को करना है फटाफट के अंदाज में। निम्नलिखित को घटनाक्रम के अनुसार सजाना है, ठीक है। कौन सी घटना कब हुई ये आपको बताना है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर फटाफट से करना है आपको। तो कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को आया। कब आया? तो 24 मार्च 1946 को ये आया। इसके बाद अगर बात कर लें, पैथिक लॉरेंस वगैरह इसमें थे, ठीक है। वेवेल प्लान की बात कर लें तो वेवेल प्लान जो आया था वो 25 जून 1945 को आया था, ठीक है। कब आया? 25 जून 1945 को ये आया था, इसको भी लिख लेंगे। इसके अलावा जो गांधी जिन्ना वार्ता थी ये कब हुई? तो सितंबर 1944 में ये हुई, ठीक है, सितंबर 1944 में ये हुई थी। और सीआर फार्मूला की बात कर लेंगे तो ये मार्च 1944 में था। कब? मार्च 1944 में था। तो अब आप इसको सीरियल वाइज लगा सकते हैं। तो इस तरह अगर आंसर की बात कर लेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 1 3 4 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 3 4 2। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। और आज की प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, बताएंगे। कह रहा है सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप में निम्नांकित वर्ष में स्वीकार की गई थी। तो सिविल सेवा के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी व्यवस्था की बात कर रहा है, किस वर्ष जो है स्वीकार की गई थी ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो अगर देखा जाए जो 1853 का चार्टर एक्ट था, इसके पूर्व जो नागरिक सेवा में जो समस्त नियुक्तियां होती थी वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक किया करते थे, ठीक है। उसके बाद 1853 का जो चार्टर एक्ट आया तो उसमें ये व्यवस्था लागू की गई कि जो नागरिक सेवा है उसमें जो सारे प्रवेश हैं वो क्या हो जाएंगे? प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा किए जाएंगे। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा 1853 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1853 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक करके आप सभी को ज़रूर जाना है जितने लोग भी सेशन को देखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, हर दिन एक प्रैक्टिस सेट को हम लेकर आएंगे। तो अगर आपको अच्छे से मेहनत करनी है तो प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।